हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आपका इस शौर्य सीरीज के अंदर स्वागत है, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 की इफेक्टिव प्रिपरेशन करने वाले हैं। और जो सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सिविल वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है और काफी क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आते ही हैं। जो पहले पैटर्न था मेंस का, वो था आपका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मोड, बट अब ये पूरा पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। टोटल 100 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले हैं और इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 और कैलकुलेटर भी अलाउड है। अब चूंकि यहां पर कैलकुलेटर अलाउड है, आपको प्री के अंदर 200 क्वेश्चन मिलते थे, टाइमिंग 2 आवर्स। यहां पर 100 क्वेश्चन है, तो प्री के अंदर चूंकि एक क्वेश्चन 36 सेकंड का था, तो यहां पे जस्ट टाइमिंग डबल हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 72 सेकंड, यानी 1 मिनट 12 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा हर एक क्वेश्चन। तो जब इतना टाइम हमें मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट, और साथ में कैलकुलेटर अलाउड है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं कैसा आने वाला है। और इसके लिए गेट और एएससी के जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हमें यहां पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस की सॉर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, वो आप करेंगे। हमारे पास टाइम है लगभग 50 डेज का, और इन 50 डेज में सब्जेक्ट को रिवाइज करना जो वीक है, और साथ में आपको ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें कुछ असर्शन रीजन वाले भी हों। आपने देखा होगा प्री के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपके सेट में ऐसे आए होंगे टेक्निकल में, जो असर्शन रीजन वाले हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन जनरली कंफ्यूज करते हैं। तो कंसेप्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हर्डल होंगे, और वहीं न्यूमेरिकल में एक अच्छा न्यूमेरिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आपके लिए हर्डल होंगे। इनको कैसे आप यहां पे डील करेंगे। साथ में न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट कन्वर्जन में भी अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से नहीं करना है। उसके लिए हम एसी प्लस एप्लीकेशन पे लॉन्च किए हैं प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच, और इसमें आपको मिलने वाला है सबसे पहले लेक्चर मॉड्यूल्स 200 प्लस आवर्स का, जिसमें आप आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसे रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीटली रिकॉर्डेड लेक्चर है, सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन, नियर अबाउट 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस के हम आपको यहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स का, और ये भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रहेगा। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाली है, 100 प्लस टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 80 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। एक बात मैं आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लें, ठीक है, तो उसमें अगर 10 फुल लेंथ है, तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। जिसमें कम से कम 20 फुल लेंथ हो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम का पैटर्न जो इस तरह से होने वाला है, पहली बार हो रहा है। पैटर्न कैसा होगा आपके लिए भी अननोन है, और इसमें यहां पर कैलकुलेटर अलाउड है। तो ये सारी चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है, और इसके लिए 20 फुल लेंथ टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी आपकी इफेक्टिव प्रिपरेशन हो पाएगी मेंस के अकॉर्डिंग। और साथ में हम आपको जो ये पीडीएफ मिलेंगे लेक्चर्स के और प्रैक्टिस सेशन के, ये डाउनलोडेड रहेंगे, तो आप इनको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं उन्हीं नोट्स के द्वारा। ये जो बैच है, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके पास सबके सब्जेक्ट के नोट्स से सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं, तो आप इस कोर्स को नहीं परचेस करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ऑनली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट कोर्स जो है, ये आपको 2000 के अंदर अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में और मैकेनिकल के लिए पूरा कोर्स 1000 के अंदर अवेलेबल है। चूंकि 15 अक्टूबर को नवरात्रि है, स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है, और माता जी का आगमन का दिन है, प्रथम दिवस है, और साथ में हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट डे है। तो हम लॉन्चिंग ऑफर आपको यहां प्रोवाइड कर रहे हैं। यही कोर्स आपको सिविल मैकेनिकल में अंडर 1000 अवेलेबल होगा, तो अगर आप लेना चाहें तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। ठीक, यहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट खुद से रिवाइज कर सकते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो हम इस शौर्य सीरीज के अंदर, जो हम यहां पे यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, इस शौर्य सीरीज के अंदर हम आपको एसएससी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कराने वाले हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं।
हमारा जो यहाँ पे पहला लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स जो टॉपिक है पहले लेक्चर का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड स्टैटिक्स। इससे क्वेश्चन मैंने इस पहले लेक्चर में कंपाइल करे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 75 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. The difference in the water surface within an outside open-ended capillary tube of internal bore 1 mm इंसर्टेड एट द वाटर सरफेस वुड नियरली बी। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। फॉर्मूले यहां पर जो होता है कैपिलरी राइज का वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू डी, और रेडियस के फॉर्म में होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बट इसमें एक वर्ड है जो बोर वर्ड आ रहा है, ये क्या है? तो जब भी इंटरनल बोर वर्ड आए आपको समझना है ये रेडियस है। तो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब आपको क्या दी है 1 mm यानी 10 to the power minus 3 मीटर। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रेडियस वाला। तो यहां पे हो गया 2, सरफेस टेंशन कितना है 75 into 10 to the power minus 3। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वाटर के लिए वो 0 डिग्री होता है, और अगर मरकरी दिया जाए तो वो होता है 135 डिग्री फॉर मरकरी। हमसे वाटर की बात करिए तो 0 डिग्री होगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इन, ये हो जाएगा 10 to the power 3, जी आ जाएगा लगभग 10, और रेडियस हो जाएगा 1 mm मतलब 10 to the power minus 3। इसको इससे हम यहां पर कैंसिल करेंगे। 75 into 2 हो जाएगा 150, 150 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, या इसको अगर हम इससे करें तो ये 5, और 5 ये हमारे पास जाएगा 15 से। तो 15 into 10 to the power minus 3 मीटर, मतलब mm में करेंगे तो ये 15 mm आंसर हो जाएगा। मतलब इंटरनल बोर वर्ड दिया हो तो रेडियस समझना है। तो सही आंसर क्या होगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। तो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन किस में आता है? ये शेयर थिकनिंग है। शुगर सॉल्यूशन और शहद शेयर थिकनिंग है, और ये डायलेटेंट फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सही है, इसका A1 से मैच होगा। ब्लड जो है और मिल्क जो है वो आपके शेयर थिनिंग है, तो उनसे सही मैच होता है सुडोप्लास्टिक। एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल न्यूटोनियन फ्लूइड में आते हैं, और सीवेज स्लज ऑब्वियस सी बात है बिंगम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो हमारे पास सही कोड मैच हो रहा है वो ए ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है। डायलेटेंट जो है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वो शेयर थिकनिंग होता है, और उसका एग्जांपल है सस्पेंडेड सैंड, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन और हनी। ये डायलेटेंट का एग्जांपल है। सूडोप्लास्टिक शेयर थिनिंग होता है, उसका एग्जांपल है ब्लड एंड मिल्क। वहीं पे बिंगम प्लास्टिक जो होता है आइडियल प्लास्टिक, उसमें थ्रेशोल्ड स्ट्रेस सही होता है, उसके बाद फ्लो चालू होता है। विस्कोसिटी इनकी कांस्टेंट होती है फ्लो के साथ, और इसके एग्जांपल क्या है? टूथपेस्ट है, सीवेज स्लज है, शेविंग क्रीम है, हेयर जेल है। और न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहे टाइम और फ्लो दोनों के साथ, विस्कोसिटी में कभी चेंज नहीं आता। और एग्जांपल है एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? डायनामिक विस्कोसिटी वाटर की लगभग 50 होती है एयर की डायनामिक का, तो सही है। काइनेमेटिक वाटर की 30 गुना है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है वो समझना। डायनामिक जो होती है वाटर की वो एयर का लगभग 55 गुना यानी 50 के आसपास होती है, तो ये करेक्ट है। बट काइनेमेटिक एयर की ज्यादा होती है और लगभग 20 गुना के आसपास होती है। तो काइनेमेटिक एयर की ज्यादा है। सर हम कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपको यहां पर सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। वाटर की जो डायनामिक होती है वो 0.0010 पास्कल सेकंड होती है। वहीं पे डायनामिक जो एयर की होती है वो 0.000018 पास्कल सेकंड होती है। और जो डेंसिटी है वाटर की वो 10 to the power 3 होती है। वहीं पर डेंसिटी एयर की जो होती है वो 1 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। तो अब क्या है कि जब आप डायनामिक का रेशो लोगे वाटर टू एयर तो ये लगभग 50 के आसपास आएगा। बट चूंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी जो काइनेमेटिक होती है वो होती है डायनामिक के अपॉन में डेंसिटी। तो जब आप काइनेमेटिक एयर अपॉन वाटर करेंगे तो आंसर लगभग 20 आएगा। तो काइनेमेटिक एयर की ज्यादा है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वाटर इन सॉइल इज एबल टू राइज द कंसिडरेबल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड वाटर ड्यू टू विस्कोसिटी, ये गलत है।
विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो। वाटर अगर उठ रहा है तो इसका जो कॉज है वो कैपिलरी एक्शन है, जिसका वजह है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी गलत है। वेपर प्रेशर जो है जब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर वहां पे डेवलप होगा फ्री सरफेस पर। तो इसलिए सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड इज नॉन न्यूटोनियन। तो देखो नॉन न्यूटोनियन कौन है, तो पहले देख लो न्यूटोनियन कौन है। न्यूटोनियन होते हैं एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। तो ये न्यूटोनियन है, ये भी न्यूटोनियन, ये भी न्यूटोनियन। मतलब ये जो बचे ये कौन है? नॉन न्यूटोनियन। इसमें से ह्यूमन ब्लड कौन है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, शेयर थिनिंग, सूडोप्लास्टिक। और वहीं पर जो टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम, हेयर जेल, ये कौन होते हैं? बिंगम प्लास्टिक। मतलब ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल हो गए। यानी सही आंसर होगा बच्चों बी 3 एंड 4। नेक्स्ट इज अ फ्लैट प्लेट 0.15 मीटर स्क्वायर इज पुल्ड एट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड रिलेटिव टू दी अनादर फिक्स्ड प्लेट। एक फिक्स्ड प्लेट है, दूसरी जो प्लेट है वो यहां पर मूव कर रही है विथ वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके साथ वो मूव कर रही है। यहां पर हमारे पास फ्लूइड है और उस फ्लूइड की जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो है 0.001414 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल सेकंड। यहां पर जो डेप्थ है इसके बीच की वो है 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू वेलोसिटी। और फोर्स कितना होता है? शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। शेयर स्ट्रेस क्या है? म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। इसको सॉल्व करेंगे। म्यू दिया है 0.0014, सब कुछ एसआई में रख दो। साथ में वेलोसिटी दी है 20 सेंटीमीटर, तो उसको रख दो, तो 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो गया। डी वाई हमें डिस्टेंस गैप दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, तो 0.02 10⁻⁻², ये हमारे पास मीटर में आ गया। एरिया दिया है 0.15 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 0.15। कहां दिया है एरिया? ये दिया है 0.15। और वेलोसिटी अगेन वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है 20 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, यूनिट सारी मैंने आपको बता दी। यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0.02 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो वो 0.2 बनेगा, और 100 करें तो वो 2 बनेगा, और 1000 करें तो वो वहां पर क्या बनेगा? हमारे पास 20 बन जाएगा। तो ये यहां पे 1000 इससे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है बस। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये पूरा जो यूनिट आएगी इसकी, फोर्स होता है न्यूटन और वेलोसिटी होती है न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, और इसको बोलते हैं जूल पर सेकंड, और ये होता है वाट। मतलब पूरा आंसर वाट में आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.042 वाट। मतलब सही आंसर क्या हो गया? डी आंसर, 0.042 वाट। अप्रोच आपको बता दिया, यूनिट कैसे रखना है वो बता दिया, सिर्फ सिंप्लीफाई कैलसी में आप कर सकते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द हाइट ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ये हम डिस्कस किए हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी, रो जी को हम गामा फ्लूइड बोल सकते हैं, इनटू डी। और रेडियस के फॉर्म में क्या है? तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा फ्लूइड इनटू रेडियस। अब कौन सा सही मैच हो रहा है? 4 सिग्मा कॉस अल्फा, गामा को W से भी करते हैं, तो W स्पेसिफिक वेट इनटू डी, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केविटेशन किन चीजों के कारण होता है? देखो केविटेशन का मतलब क्या है कि जब भी किसी फ्लूइड सिस्टम के अंदर प्रेशर जो होता है वहां का वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर से कम हो, तो
वाटर वेपर्स या एयर बबल का फॉर्मेशन होता है जो कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर रीजन में मूव करते हैं और बस्ट हो जाते हैं। तो उससे जो आपकी पाइप की केसिंग होती है, पाइप में छोटे छोटे केविटीज बन जाते हैं, उसे केविटेशन बोलते हैं। और प्रेशर कब कम होगा? आप जानते हैं टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस डेटम। ये हमने कहां पढ़ा हुआ है? ये हमने पढ़ा हुआ है बर्नौली इक्वेशन। अब प्रेशर जो है वो कब कम होगा? जब इन दोनों में से कोई भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी या डेटम एनर्जी के इंक्रीज होने से, ये दूसरी कंडीशन, तो कैविटेशन होगा। और ज्यादा जो इन दोनों में से मेन कंडीशन है वो ये है प्रेशर कम होना, वो भी सेचुरेशन वेपर से। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है बाय रिडक्शन ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी बिलो ए लिमिटिंग वैल्यू। सही बात है, प्रेशर अगर एक लिमिटिंग वैल्यू सेचुरेशन वेपर से कम होगा तब होगा, सही है। बाय इंक्रीज इन एदर एलिवेशन और वेलोसिटी, ये भी बात सही है, जब ये बढ़ेगा तभी वो कम होगा। बाय रिडक्शन ऑफ प्रेशर लोड, प्रेशर लोड अलग चीज है। प्रेशर लोड जब डिक्रीज होता है तो ऐसे केस में आपका सिस्टम जो है उसकी वेलोसिटी कम होती है जब प्रेशर लोड बढ़ता है। और जब वेलोसिटी कम होती है, बहुत सारा फ्लूइड हम दे देंगे तो वहां पे वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो कभी भी कैविटेशन नहीं होता, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। प्रेशर लोड मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड और दे देना, तो फ्लूइड स्लो हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। और बाय डिक्रीजिंग दी वेलोसिटी, ये भी गलत है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब भी प्रेशर बढ़ेगा, तब भी कैविटेशन नहीं हो सकता। तो सही कौन कौन से हैं? 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक से कम होता है। देखो आपको ये समझना पड़ेगा, किसी भी जगह का जो वहां पर बैरोमीटर अगर हम इंस्टॉल करें तो उससे हम उस जगह का प्रेशर निकाल सकते हैं। उस प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर या लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और वो उस जगह के वातावरण पे, ह्यूमिडिटी पे, जोग्राफिकल लोकेशन पे और डेप्थ एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल, उस पर डिपेंड करता है, 3-4 चीजों पे। और जो मीन सी लेवल पर हम निकालते हैं वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम 45 डिग्री पर या हम 0 डिग्री पर मेजर करते हैं, मेनली एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कहां पे? मीन सी लेवल पर। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 101,325 पास्कल। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मीन सी लेवल वाला। और ये होता है 10.3 मीटर ऑफ H2O, या फिर इसकी वैल्यू होती है 760 mm ऑफ Hg। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पहला है लोकल कम होगा, कोई जरूरी नहीं है, लोकल ज्यादा भी हो सकता है। लोकल डिपेंड करेगा एलिवेशन पे खाली, ओनली, ये गलत बात है। टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करेगा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे निकालते हैं, सही बात है। अब बैरोमीटर रीड्स डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड स्टैंडर्ड, ये गलत है। बैरोमीटर सिर्फ लोकल प्रेशर बताता है, वो डिफरेंस नहीं बताता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या हो गया? सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा सही है? डिप्रेशन ऑफ मरकरी इन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। जो हमारा कैपिलरी राइज और फॉल का फॉर्मूला है वो है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो सरफेस टेंशन पे, हाँ, और एक साथ में डेंसिटी पे। एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, ट्यूब के डायामीटर पे, पर वो तो ट्यूब की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है? फ्लूइड की 2 प्रॉपर्टी, डेंसिटी और एक सरफेस टेंशन। तो ये सही स्टेटमेंट है। मॉडलिंग ऑफ फ्लो इंड्यूस्ड ड्रैग ऑन अ शिप इज डन इन्वोकिंग बोथ ऑफ फ्राउड नंबर एंड रेनॉल्ड नंबर। जब शिप प्रॉब्लम से डील करते हैं, शिप नदी में चल रही है, रिवर प्रॉब्लम में फ्राउड नंबर का यूज होता है, तो ये बात सही है। और चूंकि शिप में ड्रैग फोर्स का बात चल रहा है, ड्रैग फोर्स यानी विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स में रेनॉल्ड नंबर यूज करते हैं, मतलब ये भी सही है। अगला है फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ए नैरो पाइप। पाइप बोला मतलब रेनॉल्ड नंबर तो आएगा पिक्चर में, विस्कस फोर्स मेन होते हैं पाइप के अंदर डोमिनेटिंग। और नैरो बोला छोटा सा पाइप है तो कैपिलरी जैसा हो सकता है, और कैपिलरी ट्यूब के अंदर सरफेस टेंशन मेन आता है।
और सरफेस टेंशन से जो नंबर संबंधित है वो वेबर नंबर होता है। इन्होंने क्या बोला है, ऐसे केस में रेनॉल्ड यूज करेंगे और कॉशी। कॉशी नंबर का संबंध प्रेशर फोर्स है। आपने सुना होगा एक नंबर आइलर नंबर, आइलर नंबर से कॉशी नंबर बना है, तो उसका प्रेशर से संबंधित है, ना कि सरफेस टेंशन से। तो यहां पे आना चाहिए रेनॉल्ड एंड वेबर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Formation and collapses of soap bubble is analyzed through employing surface tension and external pressure. ये बात भी सही है। सोप बबल, लिक्विड जेट, वाटर ड्रॉपलेट में हम सरफेस टेंशन और एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सही कौन कौन से हो गए, 1, 2 and 4, तो ये ऑप्शन सही है। 3 तो कंप्लीटली गलत है, ये बात सही है, और 3 इन तीनों में है, इसलिए 3 वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो अब एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm इंटरनल डायमीटर इज इमर्स्ड इन ए ऑयल ऑफ डेंसिटी 940 kg पर क्यूबिक मीटर। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, एक ऑयल फील्ड है, और उस ऑयल की जो डेंसिटी है वो है 940 kg पर क्यूबिक मीटर। आगे वहां पर हमने जो फ्लूइड इंसर्ट, जो एक ट्यूब इंसर्ट किया, वो जो ट्यूब है वहां पर उसका जो डेप्थ ऑफ इमर्जन है वो 9 mm है। ठीक है, इसका डायामीटर जो है वो 2.5 mm है। नेक्स्ट, आगे बोला है प्रेशर जो है वहां पर 148 का प्रेशर चाहिए बबल फॉर्म करने के लिए। तो सरफेस टेंशन क्या होगा ऑयल का, देखो आप जानते हो जब बबल फॉर्मेशन होता है और यहां पे ऑयल की बात चल रही है, सोप बबल में फॉर्मूला 8 सिग्मा अपॉन डी होता है। ये लिक्विड बबल की बात है, इसमें एक ही फ्री सरफेस होगा, अंदर इसमें पूरा ऑयल होगा, तो फ्री सरफेस बाहर एक ही बची, तो फॉर्मूला इसमें बनता है 4 सिग्मा अपॉन डी। अब ये क्या होगा हमारा, एक्सटर्नल प्रेशर माइनस इंटरनल प्रेशर, 4 सिग्मा अपॉन डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसमें सिग्मा हमें निकालना है, डी दिया हुआ है, एक्सटर्नल दिया है, तो यहां इंटरनल पता करना है। तो अंदर का प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पर, यहां से जब लिक्विड इसमें राइज करेगा तो यहां से इसका ऐसा बबल निकल कर आएगा, तो यहां प्रेशर कितना है, यहां प्रेशर अगर हम निकालें इंटरनल, तो इंटरनल प्रेशर का फॉर्मूला होगा रो ऑयल इंटू जी इंटू एच। रो ऑयल है हमारे पास 940, इंटू जी है 10 और हाइट है 9 mm, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक, इसको हम यहां पे रख देंगे, एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 940, 9.81, 910, तो ये आ जाएगा हमारे पास 82.99 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 148 में से माइनस करेंगे 4 सिग्मा अपॉन डी, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 0.041 न्यूटन पर मीटर। तो सही आंसर क्या हो गया, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्लेट है 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड प्लेट। ठीक है, एक फिक्स्ड प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है जो कि चल रही है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड पे। रिक्वायर्स द फोर्स ऑफ 0.2 kgf पर मीटर स्क्वायर। अब बोल फोर्स रहा है बट पर मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब एरिया जो है वो यूनिटी हो गया, मतलब ये और कुछ नहीं है, शियर स्ट्रेस दिया हुआ है हमें 0.2 kgf पर मीटर स्क्वायर। डायनामिक विस्कोसिटी कितनी होगी, तो देखो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है म्यू डी के अपॉन में डी वाई। ये कितना हो गया हमारे पास 0.2 kgf, यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, तो kgf तो चाहिए हमें, सेंटीमीटर चाहिए, तो मीटर को करो सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर 4 तो ये आ जाएगा। म्यू निकालना है, du को रखो सेंटीमीटर में, और अपॉन डिस्टेंस हमें दे रखी है दो प्लेट के बीच की, कितना दिया है 0.025 mm। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.025 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो 10 का डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर में आ गया। इसको पूरा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे म्यू निकाल लेंगे, तो जब हम इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका म्यू आएगा 8.3
इंटू kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू सेकंड भी आएगा, ये ध्यान रखना, यहां यूनिट गलत दी है, यहां सेकंड भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि ये होता है के पास्कल सेकंड होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर। कैसे करना है, यूनिट आपको बता दिया, कैसे कम टाइम में हम कर सकते हैं, सॉल्व आपको कैलसी में आप कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास? बी आंसर। जैसे जैसे डेप्थ ऑफ इमर्जन अगर हम बढ़ाएं, वर्टिकल प्लेन सरफेस की बढ़ाते जाएं, तो सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन कहां होगी? देखो कोई भी सरफेस हमारे पास है, ये फ्री सरफेस के अंदर डूबी हुई है कोई सरफेस, तो इसमें जो सीजी होता है वहां से वहां की डेप्थ होती है एच बार, और जहां सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स लगता है, वो डिस्टेंस होती है एच बार सीपी। अब हमारे पास एच बार सीपी का फॉर्मूला होता है आईजी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ठीक, सरफेस बोलिए वर्टिकल, तो साइन 90 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। अब एच बार सीपी में से अगर मैं एच बार माइनस करूं, तो ये आ जाएगा आई जी एक्स एक्स के अपॉन में एच बार। जैसे जैसे हम इसका डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, ये नीचे की तरफ मूव करती जाएगी, एच बार की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इसमें अगर देखें तो एच बार यहां पे बढ़ेगा, तो ये जो पूरी टर्म है ये कम होगी, मतलब एच बार सीपी माइनस एच बार का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा, लेसर होते जाएगा। जब दोनों का डिफरेंस मतलब ये कम होगा, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास में शिफ्ट होगा। तो सही आंसर क्या होगा? कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूर तो जाएगा नहीं और अनअफेक्टेड भी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली कॉन्साइड भी कर सकता है, पर कब कॉन्साइड करेगा? अगर डेप्थ ऑफ इमर्जन जो है, जो डेप्थ है इमर्जन की, उसको इनफाइनाइट कर दें तो एच बार इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर एच बार इनफाइनाइट हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, मतलब एच बार सीपी और एच बार बराबर हो गया। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास? सी सही नहीं होगा, ए सही होगा। सी तब सही होता जब डेप्थ ऑफ इमर्जन इनफाइनाइट बोल देता। नेक्स्ट है, अ वर्टिकल गेट 6 मीटर बाय 6 मीटर होल्ड्स वाटर ऑन वन साइड। एक हमारे पास गेट है, ठीक है, और कौन सा गेट है ये? इस डेप्थ, इस गेट का जो हमारे पास हाइट है वो 6 मीटर है, ठीक है। गेट हमारे पास इस प्रकार से कुछ है, स्क्वायर गेट, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, और विद द फ्री सरफेस एट इट्स टॉप, इस पे जो फ्लूइड है वो कहां पे है? फ्री सरफेस उसके टॉप पर है। तो जब टॉप पर फ्री सरफेस है बच्चों, तो इसका जो प्रेशर डायग्राम बनेगा आप जानते हैं वो ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल है पूरा, ठीक है। यहां बॉटम पे कुछ प्रेशर आएगा, तो इस केस में इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर होगा, और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ऊपर से जो होता है वो 1/3 पे होता है, मतलब एच बार सीपी 2/3 होगा 6 का, जो हो जाएगा 4 मीटर, मतलब नीचे से कितने पे होगा? 2 मीटर पे होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 2 मीटर पे पास होगा। हमें पूछा क्या है? हमें मोमेंट बताना है एट द बॉटम एज ऑफ द गेट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहां से पास होगा इसमें, और इसकी दूरी ये वाली कितनी आ गई? 2 मीटर। हमने सेंटर ऑफ प्रेशर डायरेक्टली ऐसा कैसे बोल दिया? क्योंकि ये रेक्टेंगल सरफेस है, और रेक्टेंगल में ध्यान रखना, आप ट्रिक याद रखना, जब रेक्टेंगल सरफेस बोली हो और टॉप पर फ्री सरफेस हो, तो जो ट्रायंगल का सीजी होता है वही सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस होती है, मतलब ऊपर से 2/3 ऑफ हाइट और नीचे से 1/3 ऑफ हाइट। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है रो जी ए एच बार। रो कितना है? ये गामा वाटर हो गया, एरिया हो जाएगा 6 × 6, और एच बार कितना होगा? एच बार होगा इसका दूरी यहां से, तो 6 का आधा कितना होगा? 3 मीटर, तो हो जाएगा 3। तो 36 × 3 जो होता है वो होता है 108 गामा वाटर। मोमेंट निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर। 108 × 2 हो जाएगा 216, 216 गामा वाटर। तो सही आंसर होगा 216। यहां पर क्या आता है? रोजी ए एच बार, नॉट एच बार सीपी। तो एच बार क्या होगा? डेप्थ का सीजी की दूरी, तो वो 3 मीटर है। एच बार सीपी 4 मीटर पे है। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेट इज इमर्ज्ड इन अ वाटर इज शोन इन द फिगर अबाव। सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा वाटर सरफेस से नीचे? देखो इसमें यहां पर सीजी इधर होगी और इसकी दूरी हो जाएगी h/3, मतलब यहां पर h/3 क्या बन जाएगा, h बार। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, h/cp। उसका फॉर्मूला क्या होगा, Igxx। वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 का होल स्क्वायर अपॉन में AH बार प्लस H बार, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सीजी होती है ट्राइंगल की वो 1/3 पे होती है ऊपर से। Igxx होगा BH³/36 अपॉन में एरिया होगा BH/2 हाफ बेस इंटू हाइट, H बार होगा H/3 और प्लस H/3। इसको सॉल्व करेंगे तो B से B कैंसल, H² से H कैंसल और 6 से 6 कैंसल, ये बन जाएगा H/6 प्लस H/3 और इसकी वैल्यू आती है H/2। मतलब जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो जस्ट मिडिल हाइट पर होगा H/2 पर ट्राइंगल में, अगर एपेक्स डाउनवर्ड है तो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है when the water surface coincides with the top edge of a rectangular vertical gate 40 मीटर wide and 3 मीटर deep, depth of center of pressure। अभी आपको बताया था रेक्टेंगल सरफेस है और उसका जो डेप्थ है वो 3 मीटर का है और है ये रेक्टेंगल जिसमें से ये 40 मीटर है और ये 3 मीटर है, और जो फ्री सरफेस है वो इसके टॉप पर ही कॉन्साइड कर रही है, तो इसमें जो प्रेशर डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है। और जो प्रेशर डायग्राम का सेंट्रॉइड होता है वहीं पे रिजल्टेंट फोर्स पास होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वही H/cp डायरेक्टली निकाल सकते हैं और वो होगा 2/3 ऑफ हाइट। हाइट कितनी है, 3 मीटर, तो 2/3 ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 मीटर। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर से 2 मीटर पे, नीचे से 1 मीटर पे। क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, हमेशा ऊपर से ही नापते हैं, फ्री सरफेस से नापते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ये रेक्टेंगल में आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, जब जब रेक्टेंगल बोला हो और फ्री सरफेस टॉप से कॉन्साइड कर रहा हो तो सीधे उसका ऊपर से H/cp 2/3 कर देना ऑफ हाइट। अगर फ्री सरफेस कहीं और है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, H/cp बराबर Igxx साइन स्क्वायर थीटा अपॉन H बार प्लस H बार, उससे आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट इज एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेस, डेप्थ ऑफ इमर्जन नीचे नीचे उसको डुबाते जा रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ये सेम क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। तो H/cp माइनस H बार बराबर होता है Igxx अपॉन AH बार। तो H बार को बढ़ाएंगे, डेप्थ बढ़ेगी इमर्जन की, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट भी बढ़ेगी फ्री सरफेस से, तो ये वाली जो टर्म है डिक्रीज होगी। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर ग्रेविटी के पास जाएगा, दूर नहीं जाएगा। कॉन्साइड तब करता है जब इनफाइनाइट हो जाए और आपका फॉल मच बिलो, उससे नीचे जाएगा, मतलब ये भी गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी नीचे चला जाएगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द डिफरेंस इन द प्रेशर एट द फ्लोर ऑफ द टैंक शोन इन द फिगर। अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। यहां पे जो प्रेशर है वो हमने P1 मान लिया, यहां पे जो प्रेशर है वो हमने P2 मान लिया, हमें P1 P2 का डिफरेंस बताना है। यहां जो फ्लूइड है वो आपका ρ1 है डेंसिटी, ये हाइट है h1। यहां जो फ्लूइड इसमें फिल्ड अप है ये है ρ3 वाला, इधर जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है ρ2 और यहां पर हाइट है h2। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो यहां पे दिख रहा है ये जो h2 की हाइट है ये थोड़ा ऊपर है और h1 थोड़ा नीचे है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इतना जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इतना पोर्शन यहां से बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, हाइट का डिफरेंस है। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां का प्रेशर P1, फिर कहां जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहां पे बनेगा ρ1 GH1, फिर ऊपर जाएंगे तो वो ρ3 वाला आएगा थोड़ा सा, तो माइनस का ρ3 GH2 माइनस H1, H2 बढ़ाए। फिर यहां से इतना जो पोर्शन है वो यहां से यहां तक कैंसल आउट हो गया, जितना जाएंगे उतना
हट जाएगा। फिर ये वाला लेंगे तो नीचे जा रहे हैं तो अब प्लस आएगा, तो अब लिखेंगे प्लस ρ2GH2 बराबर P2। हमें P1 माइनस P2 पूछा है, तो अगर P1 माइनस P2 निकालें तो इसको ले जाएंगे उधर, तो यह आ जाएगा ρ1GH1, ये आएगा उधर तो प्लस ρ3GH2 माइनस H1, और ये जाएगा उधर तो माइनस का ρ2GH2। अब जिसमें ρ2 माइनस में है ये रहा, और ρ3 तो इसमें है नहीं तो ये गलत है, इसमें ρ3 है पर यह है ρ3GH2, ये सही है, डी आंसर विल बी करेक्ट। ऊपर जाते हैं तो प्रेशर माइनस में लिखते हैं, नीचे आते हैं तो प्लस में लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे, मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर किस लिए काम आता है? मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर बच्चों हाई प्रेशर के लिए आता है। जो हमारे पास नॉर्मल मैनोमीटर होते हैं, सिंपल मैनोमीटर मीडियम प्रेशर नापते हैं, वहीं पर जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं, सिंपल मैनोमीटर मीडियम प्रेशर नापते हैं एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, और डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होते हैं वो प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं दो पॉइंट के बीच का, जो एक पाइपलाइन में भी दो पॉइंट हो सकते हैं या दो अलग अलग पाइपलाइन में। अगर आपसे बोलें कि स्मॉल प्रेशर के लिए किसको यूज करते हैं, तो स्मॉल प्रेशर के लिए आंसर होगा माइक्रो मैनोमीटर, जिन्हें सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी कहा जाता है। और एक और इसका आंसर होगा इंक्लाइंड मैनोमीटर। इंक्लाइंड मैनोमीटर सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी प्रेशर की रीडिंग के लिए काम आता है, और उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है ये पूछें तो उसकी सेंसिटिविटी होती है 1/sin थीटा। ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिंब का जो होगा वो हॉरिजॉन्टल से जितना भी है थीटा, वो यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लिंब का, तो ये इतना आप ध्यान रखें। बैरोमीटर क्या नापता है? लोकल प्रेशर, तो उसका सही आंसर क्या होगा? हाई प्रेशर मेजरमेंट। नेक्स्ट इज अ प्रेशर गेज रीड्स 57.4 किलो पास्कल। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, जब इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऊपर से 8 मीटर है तो 8 मीटर पे कितना प्रेशर नाप रहा है? कम नाप रहा है, 57.4 किलो पास्कल। और जब उसकी हाइट ऊपर से 5 मीटर है तो कितना नाप रहा है? तो वो नाप रहा है 80 किलो पास्कल। ठीक है, सो इसमें क्या है? फिटेड ऑन द साइड ऑफ द टैंक फिल्ड विद द लिक्विड। इस टैंक के अंदर एक लिक्विड फिल है, यहां पे पूरे में क्या है कि लिक्विड है। आगे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन केजी पर क्यूबिक मीटर? उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं? देखो, यहां तक का प्रेशर तो हमें पता है कितना है, 80, और प्लस इस पॉइंट का प्रेशर और हमें यहां पे पता करना है। यहां तक का प्रेशर कितना हो जाएगा उस लिक्विड का? आपका, आप ये बोल सकते हो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा इन दोनों हाइट में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, उससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले हमें पता है इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी पॉइंट और इसको हमने बोल दिया ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे हमारा जितना प्रेशर है प्लस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू हाइट, जितना डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है हाइट का 8 में से अगर 5 गया तो वो हमारे पास कितना बचेगा? वो हमारे पास बचेगा 3 मीटर, है ना। ये मैंने रीडिंग यहां पे उल्टी लिख दी है। जो हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस पर हमारा जो प्रेशर है वो 5 मीटर वाला है। ठीक है, तो 5 मीटर की जो हाइट है वो हम यहां से नाप रहे हैं। ये जो हाइट है ये हमारे पास 5 मीटर है, और ये जो हाइट है ये हमारे पास 8 मीटर है, और 8 मीटर पे कितना है? 57.4, और यहां पे कितना प्रेशर है? 80 किलो पास्कल। ठीक, तो अब ऑब्वियसली बात है ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो और हम जो हाइट है वो कहां से नाप रहे हैं? बॉटम से नाप रहे हैं।
तो यहां तो प्रेशर हमारा जो हो गया वो कितना हो गया 57.4, यहां प्रेशर कितना है 80। इससे समझ में आ रहा है कि हमारा जो बी पे प्रेशर होगा वो होगा ए का प्रेशर प्लस ये जो लिक्विड है इंटू जी, और इतना जो हाइट का डिफरेंस है 3 मीटर का, उसका एक्स्ट्रा प्रेशर और आ जाएगा इंटू 3। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 57.4 बराबर डेंसिटी इंटू जी, और ये हो जाएगा 3। तो इसमें से 80 में से 57.4 माइनस कर देंगे, जी को 9.81 ले लेंगे और हाइट को 3 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उस लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। जब ऐसे हमने सॉल्व करा तो लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई 768 kg पर क्यूबिक मीटर। तो सही आंसर है 768। बस ये ध्यान रखना कि जो रीडिंग है, जो डेप्थ है गेज की, कहां कहां रीडिंग ले रहे हैं, वो बॉटम से नापना है। कैसे हमको सर पता रहेगा? क्योंकि आप सोचो अगर आप ऊपर से नापोगे तो ऊपर से आप बोलोगे कि अगर हमने ऊपर से नापा है 5 मीटर पे, तो ऊपर से 5 पर 80 और ऊपर से 8 पे 8 मीटर पे 57.4, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। इसका मतलब ये हाइट नीचे से नापी जा रही है। ठीक, तो नीचे आपका प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा। इस पे हाइट है हमारी 8 और इस पे हाइट है 5 मीटर, इसका मतलब ये नीचे से नापा जा रहा है। ये आपको बस इसमें मेन लॉजिक लगाना है। द एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट 2.5 मीटर बिलो द क्लियर वाटर सरफेस इज मेजर्ड एज 125.703। ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर 125.703। ठीक, किलो न्यूटन मतलब किलो पास्कल बोल सकते हैं। वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 101.325। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है, चूंकि एब्सोल्यूट ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, मतलब वहां पर गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। पूछ क्या रहा है? गेज प्रेशर बताओ, तो दोनों को माइनस कर दूं। तो अगर 125 में से माइनस करेंगे 101 को, लगभग 24 के आसपास आंसर आएगा। 24 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करे बिना भी हम उसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे पहला सेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसके अंदर हमने फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल अप्रोच पे और कॉन्सेप्चुअल वाले भी। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये पूरा सेशंस रहेंगे और आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते चलेंगे और अच्छे कंसेप्चुअल और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल अप्रोच वाले सब कुछ आपको यहाँ पे समझाते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। और अगर आप को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसका लिंक लगाएं, टेलीग्राम पे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसको ज्वाइन करें और वहां से आप इसका पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।